तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, माय नेम इज गिरिराज सिंह और वेलकम टू क्रेजी जी के मंत्रा। हमने पहले हिस्ट्री में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले थे, तो स्टूडेंट्स का कहना था कि सर आप पहले उसके थ्योरी पढ़ाइए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव डालिए। तो मैं पहले आपको इसमें थ्योरी पढ़ाऊंगा इसका, उसके बाद मैं आपका ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा और ऑब्जेक्टिव हम वो करेंगे जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर वो ऑब्जेक्टिव पर अपन ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। राइट, तो आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर रहे हैं और इस कोरोना जैसी महामारी में आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। चलिए, तो आज हमारा मोटिवेशनल कोट्स है, अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। देखो इसका मतलब क्या है, समझिए। एक नेगेटिव माइंड जो होता है, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर डिमोटिवेट है तो आपको वो कभी भी पॉजिटिव नहीं दे सकता है। सीधी सीधी मैं आपको बात बता दूं तो जो डिमोटिवेट पर्सन होते हैं, लाइक जैसे बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता, ऐसे लोगों से दूर रहिए। राइट, तो नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू, कभी नहीं दे सकता है अ पॉजिटिव लाइफ, आपको एक अच्छी लाइफ कभी नहीं दे सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से चालू होता है, तो आप इसे कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, उनका जो क्या कारण थे कि यूरोपीय कंपनी जो होती है वो भारत में आई। हर चीज का एक न एक कारण होता है। तो देखिए, वास्को डी गामा द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज के कारण। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत को खोजा। अरे भाई, भारत को कैसे खोजा? भारत तो पहले से था, उसने समुद्री मार्ग को खोजा। तो क्वेश्चन वो गलत है, ऐसा नहीं होता कि भारत को खोजा, समुद्री मार्ग को खोजा, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इनके कुछ कारण थे कि क्या क्या उनके कारण रहे नए समुद्री मार्ग की खोज के कारण। पहला, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ठीक है। दूसरा क्या था? जहाज रानी निर्माण एवं नौ परिवहन में प्रगति। ये तो जस्ट एक फैक्ट टाइप का है, मैं समझाना आगे से चालू करूंगा आपको। पुनर्जागरण की भूमिका, ये सब इनके कारण रहे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में व्यापार कर अधिक धन कमाने की लालसा। इनका कारण क्या था कि भारत में व्यापार करके अधिक धन कमाना चाहते। ठीक है। यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर बहने एवं जिनेवा के व्यापारियों का अधिकार। राइट, व्यापारियों की, जिनेवा पे व्यापारियों का अधिकार की बात कर रहा है। अगला है, एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ एवं भूमध्य सागर तथा यूरोपीय व्यापार इटली वालों के हाथ में था। ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दिया कि क्या उनके कारण थे, और यहां से हम चालू करते हैं कि कहां से क्या क्या कहानी बनी। तो चलिए यहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वास्को डी गामा। तो देखिए, वास्को डी गामा ये कहां के निवासी थे? तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, वास्को डी गामा जो निवासी थे ये पुर्तगाल के निवासी थे। कहां के निवासी थे? पुर्तगाल के निवासी थे। एक क्वेश्चन फैक्ट में पूछा गया है कि ये किस रास्ते होकर भारत पहुंचे थे? तो ये कैप ऑफ गुड होप होते हुए एक गुजराती पथ प्रदर्शक के होते हुए यहां पर एक अब्दुल मुनी की सहायता से। एक फैक्ट मैंने देखा था जिसमें लिखा था कि किसकी सहायता से वास्को डी गामा भारत पहुंचे? तो अब्दुल की सहायता से। कहां पहुंचे? कालीकट के बंदरगाह पर। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, किस बंदरगाह पर पहुंचे? तो आपका आंसर होना चाहिए कालीकट के बंदरगाह पर। राइट, कपकडाबू नामक स्थान पर पहुंचा। कपकडाबू नामक स्थान पर पहुंचा। कब पहुंचा भाई? 17 मई 1498 में। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे? तो 17 मई 1498, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए, इसका भाई स्वागत किसने किया? तो कालीकट के तात्कालिक शासक। कालीकट के तात्कालिक शासक थे जमोरियन। कौन थे? जमोरियन। जमोरियन ने क्या किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया। किसने किया? जमोरियन ने। तो इस बात को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में
आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम। देखो तो भारत में आने वाली जो यूरोपीय कंपनियों थी उनका क्रम क्या था उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो इसको हम ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं बच्चों, PDEDF। PDEDF मतलब है P से है पुर्तगाली, D से है डच, और फिर यहाँ ब्रिटिश को हम ईस्ट इंडिया कंपनी से बताएंगे, और D से डेनिश, और F से फ्रांसीसी। इसमें एक स्वीडिश भी आए थे, उनको अपन नहीं जोड़ते क्योंकि उनका ज्यादा रोल ही नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया था? डच। डच के बाद कौन आया था? ब्रिटिश। और ब्रिटिश के बाद कौन आया था? डेनिश। और डेनिश के बाद कौन आया? फ्रांसीसी। तो इस बात को समझिए कि सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनी का जो क्रम था वो क्या था? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो अगर ये आपको ऑर्डर है, आप PDEDF से इसको याद रख सकते हैं। तो पहले जो हमारे व्यापारी आए थे पुर्तगाली, उनके बारे में हम बात करेंगे कि पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या पुर्तगालियों की क्या कमियां रही, क्या किस कारण से पुर्तगाली भारत से चले गए थे। तो चलिए हम बात करेंगे 1503 में कोचीन कोल्लम में पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री खोली। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री कहां खोली? तो आपका आंसर होना चाहिए 1503 में कोचीन कोल्लम में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री खोली। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम बात करेंगे आगे फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा कौन थे। तो देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा कौन थे। ये भारत में आने वाले प्रथम गवर्नर थे। कौन? पुर्तगालियों की तरफ से। क्लियर है? ठीक है, तो यही पॉइंट लिख रखा है। देखियो, यह भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। इसने 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसने क्या किया? 1509 में मिस्र, तुर्की व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर उसके द्वीप पर अधिकार कर लिया। राइट। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात यहाँ पे समझा दूं। मैंने देखा था यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री पढ़ाया, इसमें दो राय नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाया बहुत सारे लोगों ने। लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे देखे हैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं। अरे भाई, कहानी से क्या होने वाला है? हमारा क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? अभी नौकरी लेना। तो भाई नौकरी लेना है तो क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए कि नहीं? अब तुम कहानियां सुना रहे हो, कहानियां सुनाइए ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उन कहानियों का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ी है, ये 100% आपका एक एक क्वेश्चन बनने वाला है, और नहीं बने तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, और मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा अपना। 100% आपके क्वेश्चन हिस्ट्री में बनने वाले हैं। भाई प्रैक्टिकल लाइफ पे भरोसा करो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्या आया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी को लाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। अब इनका उद्देश्य क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी लाने का? एक्चुअली जो समुद्र पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली। तो देखिए अपन इसको पढ़ते जाते हैं, साथ साथ में मैं आपको समझाता जाऊंगा। यह पॉलिसी हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अल्मेड़ा ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अल्मेड़ा ने। तो देखिए, अल्मेड़ा मतलब कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, तो आप बता सकते हैं पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर अपने व्यापार का नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आए थे। क्लियर है यहां तक? चलिए अगला लेके चलते हैं। और उसके बाद कौन आए थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा के बाद उनके बारे में बात करते हैं। उसके बाद आए थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है बच्चों, इनके नाम ही ऐसे होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट। भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब ये है कि भारत में पुर्तगालियों को पूरी तरह से स्थापित करने में जो रोल था वो किसका था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, सेना में भारतीयों की भर्ती प्रारंभ की। तो अल्फांसो ने क्या की? जो पुर्तगाल की सेना थी उसमें भारत के जो लोग थे उनकी सेना में इन्होंने भर्ती करना चालू कर दिया।
तीसरा पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। अब उसका कारण क्या था, सुन लीजिए। भारतीय स्त्रियों ये करना चाहते थे, उसका कारण था कि ये लोग यहाँ पर शादियां करेंगे तो इनके बच्चे होंगे, फिर इनकी संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पर ये अपना क्या कर पाएंगे, स्थापित कर पाएंगे, राइट। इसलिए इन्होंने विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। अगला है सती प्रथा पर रोक लगाई। अल्फांसो ने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगाई। अगला है बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीता। तो इस बात को जितना भी अपन पढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूंगा। 2 मिनट में 3 मिनट में आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, बस आप देखते रहिए। बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीता। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्लियर है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे लेके चलते हैं। और इन्होंने क्या क्या किए उन पर अपन बात करने वाले हैं। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। किस पर, मलक्का पर। तो वही पूछ लिया जाता कि मलक्का पर नियंत्रण करने का काम किसने किया। तो आपका आंसर होना चाहिए अल्फांसो। क्लियर है। चलिए आगे, फारस खाड़ी पर स्थित हरमुज पर अधिकार किया। इस पर किसने अधिकार किया, अल्फांसो ने अधिकार किया। अच्छा, इनके अधिकार के जो क्रम थे वो क्या थे, क्लियर आपको दे रखा है। पूछा जाता है कि गोवा 1510 में, मलक्का 1511 में और हरमुज 1515 में। इससे पहले मैं आपको गोवा के बारे में बता देता हूं। जब हमारा देश आजाद हो गया था उसके बाद भी पुर्तगाली गोवा में जमे हुए थे और उन्होंने बोला कि ये पुर्तगाल का हिस्सा है। बताइए कहां पर पुर्तगाली और कहां गोवा का हिस्सा, बोले थे ये हमारा हिस्सा है। तब जाके यहाँ पर हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने उनको समझाया और सेना लेकर गए, तब वहां से पुर्तगालियों को भगाया। ठीक है, तो इन्होंने गोवा लास्ट टाइम तक नहीं छोड़ा था। इसने गोवा को राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभारा। गोवा को किसके रूप में उभारा, राजनीतिक और सांस्कृतिक। किसने उभारा, अल्फांसो ने। ये आपको क्लियर माइंड में चलना चाहिए ये आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। भारत में आने वाला दूसरा गवर्नर कौन था, नीनो डी कुना। गोवा के पुर्तगीज राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। गोवा को पुर्तगीज राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। दूसरा पॉइंट है, इसने सेंतोमी यानी मद्रास, हुगली यानी बंगाल द्वीप में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि औपचारिक राजधानी गोवा को किसने बनाया, तो नीनो डी कुना ने बनाया। इसने सेंतोमी, मद्रास और हुगली बंगाल द्वीप पर पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। चलिए अगले कुछ फैक्ट हैं, इनके बारे में अपन जान लेते हैं। कुछ फैक्ट आपके क्या कहते हैं, सम इंपोर्टेंट फैक्ट, जिसको आप अन्य तथ्य के नाम से भी जाने जाते हैं कि और क्या पुर्तगालियों के द्वारा यहां पर किया गया था, उनके बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। बंगाल के शासक मसूद शाह द्वारा पुर्तगालियों की चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कंपनियां खोलने की अनुमति दी गई। फिर से समझो क्या कहना चाह रहा है। बंगाल का शासक कौन था, मसूद शाह। मसूद शाह के द्वारा पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कंपनियां खोलने की अनुमति दी गई। ये आपको मैं रिवीजन करा दूंगा एक बार तुरंत। अकबर की अनुमति से हुगली में कंपनी स्थापना किसकी अनुमति से हुई थी, हुगली में अकबर की अनुमति से। अगला, शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया। अब यहां पर समझिए, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या था, बंगाल पर व्यापार करने के लिए इनको परमिशन किसने दिया बच्चों बताइए, मसूद शाह ने। उसके बाद अकबर की अनुमति से हुगली में कंपनी की स्थापना की
और शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से उंगली को छीना। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट है पुर्तगालियों के पतन के कारण। तो देखिए, भारतीय स्त्रियों से विवाह एवं धर्मांतरण। पहला पॉइंट ये है कि पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ भारत के अंदर, उनके कारण है। पहला कारण है कि भारतीय स्त्रियों से विवाह एवं धर्मांतरण। एक तो भारतीय स्त्रियों से विवाह किया, दूसरे इन्होंने यहां पर धर्मांतरण करने का काम बहुत ज्यादा किया। अगला, व्यापारिक प्रशासन में अकुशलता नहीं थी, सरकारी कंपनी थी, तो आपको पता है सरकार के काम पर, सरकार के नाम पे, जैसे मान के चलो अपने यहाँ सरकारी नौकरी भी होती है भारत में लोगों की, तो देखा होगा सरकार उनको बहुत पैसा देती है लेकिन काम नहीं करते, तो वो भी इनका एक असफलता का कारण था और इनके अंदर भ्रष्टाचार भी बहुत था। इसके ये बहुत महत्वपूर्ण कारण रहे। चलिए आगे है रिश्वतखोरी एवं शासकीय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार। रिश्वतखोरी क्यों थी, मैंने अभी अभी बताया आपको, क्योंकि जो कंपनी थी वो किसकी थी, सरकारी थी, और शासकीय जो नियुक्तियां होती थी उनमें भ्रष्टाचार करने का काम करते थे। और अगला है डचों का प्रवेश एवं सैन्य चुनौती, और डचों ने प्रवेश कर दिया था तो वहां सैन्य को चुनौती भी दी गई थी। तो ये एक क्या हो गया था, इनकी पुर्तगालियों के पतन का कारण बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टस आर्मेडा काफिला। देखिए, यह समुद्री व्यापार पर नियंत्रण व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज किसी परमिट के लिए अरब सागर में नहीं जा सकता था। इन जहाजों में काली मिर्च व गोला बारूद ले जाना बिल्कुल क्या था, निषिद्ध था। देखो फिर से मैं आपको इस बात को बताता हूं, कार्टस आर्मेडा काफिला जो था ये सीधा सीधा ये समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, ठीक है, कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट के कहा नहीं जा सकता था अरब सागर में, खासकर क्या क्या, काली मिर्च और गोला बारूद, ठीक है। तो इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे है पुर्तगालियों ने भारत को क्या क्या दिया, पुर्तगालियों से भारत में क्या क्या हमने सीखा, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, पहला पॉइंट ये है कि भारत का जापान से व्यापार शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। उसका कारण क्या था कि भाई जापान से जो व्यापार किया गया था वो सबसे पहले किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। दूसरा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाना, तो भारत के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस लाई गई थी वो किसके द्वारा लाई गई थी, पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में तंबाकू की खेती का विकास, पूछ लिया जाता क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती का विकास किसके द्वारा किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गौतिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। अगला पॉइंट है, विभिन्न प्रकार के फल, पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि विदेशों से भारत लाए। तो यहां पर अगर अपन समझें तो मेन काम जो इन्होंने किया, एक तो जापान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध इन्होंने बनाए, दूसरा प्रिंटिंग प्रेस लेके आए, तीसरा तंबाकू की खेती की, गौतिक स्थापत्य कला का आगमन किया, और यहां पर पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि विदेशी भारत लेकर आए। चलिए अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं और आगे हमारा यहाँ पर कौन आ चुके हैं, अब डच, क्योंकि पुर्तगालियों का पतन हो चुका है और डच आ गए। ये भी ज्यादा समय तक भारत में नहीं टिके थे बच्चों। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, पुर्तगाली के बाद भारत आए यह नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डच कहाँ के निवासी थे, तो आपका आंसर होना चाहिए नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, इनकी कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। तो यहां पर क्या कंपनी का नाम था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। क्लियर है। अगला, डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में की थी। क्वेश्चन पूछा गया है
डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो मछलीपट्टनम में की थी। कब की थी? 1605 ईस्वी में की थी। रट लीजिए इसको बिल्कुल। चलिए, डचों का भारत में प्रथम दल कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया था। क्वेश्चन पूछा गया है, डचों का पहला प्रथम दल किसके नेतृत्व में भारत आया था? तो आपका आंसर होना चाहिए कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का प्रथम दल भारत आने का काम किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पीपली में की थी। तो क्वेश्चन पूछ ले जाता है, बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पीपली में की थी। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डचों द्वारा स्थापित कारखाने, तो देखिए डचों द्वारा प्रथम स्थापित किया गया था मछलीपट्टनम में, दूसरा पंतोपोली में और तीसरा पुलिकट में। तीनों याद करने की जरूरत नहीं है, प्रथम ज्यादा पूछा गया है, फिर भी पढ़ लीजिए। चलिए, मुख्यालय देखिए, पुलिकट को डचों ने व्यापारिक केंद्र और मुख्यालय बनाया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि डचों ने व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय किसे बनाया? तो आप ही बताइए आंसर क्या होना चाहिए? पुलिकट। चलिए आगे, 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टिनम को मुख्यालय बनाया। क्वेश्चन पूछा जाता है, पुलिकट के बाद 1690 में उन्होंने किसको मुख्यालय बनाया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नागपट्टिनम को। अगला, इन्होंने स्थापित पोर्ट किए थे। क्वेश्चन पूछा गया है, डचों ने कौन कौन से 2 पोर्ट स्थापित किए थे? तो आप सीधा सीधा पढ़ लेना बच्चों। चिंसुरा में गुस्तावुस पोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1653 में की गई थी। पूछा गया क्वेश्चन है, कोच्चि में पोर्ट विलियम की स्थापना कब की गई थी? 1663 में। 2 बार पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सम इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे कि डला द्वीप थे, जिसको अपन इंडोनेशिया बोल रहे थे, वो पुर्तगालियों से जीता। डचों ने मसाला द्वीपों को किससे जीता? पुर्तगीजों से जीता। डचों ने मलक्का तथा सिलोन यानी श्रीलंका, सिलोन मतलब श्रीलंका को जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डचों ने जाकर्ता को जीतकर नए बैटेविया की स्थापना की, नए नगर की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे एग्जाम में पूछा था एक बार कि डचों ने जाकर्ता में नए नगर की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? आप ही बताइए क्या नाम था? बैटेविया। तो नया नगर स्थापित किया उन्होंने, बैटेविया। आगे बढ़ते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 3.5% वार्षिक चुंगी कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार का अधिकार डचों को प्रदान किया। मतलब इतने परसेंट पर उन्होंने वार्षिक परसेंट पर किसको दे दिया? डचों को। किसने दे दिया? औरंगजेब ने दे दिया। चलिए, भारत में डचों के आने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ एवं भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। क्लियर है? चलिए अगले उस पर चलते हैं हम, डचों के पतन का कारण। तो डचों के पतन का कारण क्या था ये भी जान लेते हैं हम। हमने पहले किसका जाना? पुर्तगालियों का। अब किसका जानेंगे? डचों का। एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला दोस्तों, बस इस वीडियो को 2 बार देखना आपको। डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण। सीधी सी बात है, सरकार का सीधा नियंत्रण था, बड़ी प्रॉब्लम थी। वही सीधी सीधी बात है कि प्राइवेट कंपनी नहीं थी। कंपनी के अयोग्य प्रशासक एवं कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार उधर भी था, भ्रष्टाचार इधर भी है। पुर्तगालियों में भी अयोग्य शासक थे, यहाँ भी अयोग्य शासक हैं। वहां भी सीधा एक तरह से नियंत्रण था, यहाँ भी सीधा नियंत्रण है। दोनों कॉमन हुए कि नहीं हुए? अगले पे चलते हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है हमारा, डचों की भारत से अधिक रुचि इंडोनेशिया एवं मसाला द्वीपों में थी। उसका कारण था कि जितना पैसा ये भारत से नहीं कमा पाते थे, वहां से ये इंडोनेशिया से कमा लेते थे। तो इनकी जो नजर थी वो इंडोनेशिया पे थी। बेडरा बंगाल का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया, जिससे डचों की भारत में शक्ति समाप्त हो गई। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने हराया था, तो आपका आंसर होना चाहिए बेडरा के युद्ध में। बेडरा का जो बंगाल का युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में, अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। उसके बाद
डचों का यहाँ से शक्ति समाप्त हो गई। चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखिए मैंने आपको ये जो पढ़ाया है पूरा का पूरा, आप इसको 2 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको एक बात याद रखना है कि बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं इतिहास में एक कहानी टाइप की सुनाते रहते हैं, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं बताते, लिखा हुआ मैटर नहीं पढ़ाते हैं। मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसा पढ़ाइए कि बच्चों से एग्जाम में बने और वो वही अधिकारी बन सके। ऐसा मत पढ़ाओ कि तुमसे पढ़ने के बाद खुशी तो बहुत हो रही है, बाद में दुख भी बहुत हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तुरंत क्विक रिवीजन कर रहे हैं। वास्को डी गामा यहाँ पर भारत आए थे, उनका कारण क्या थे? कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, जहाजरानी, नियंत्रण एवं नौ परिवहन में प्रगति और पुनर्जागरण की भूमिका, ये सब तो इनके कारण टाइप के थे। भारत में व्यापार कर अधिक धन कमाने के लिए आए थे। यूरोप एवं एशिया के व्यापार पर बहने एवं जिनेवा के व्यापारियों का अधिकार था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ एवं भूमध्य सागर के यूरोपीय व्यापार इटली के हाथ में था। चलिए वास्को डी गामा भारत आया, भारत की खोज की थी क्या बताओ? नहीं की थी। भारत किसके मार्ग आया था? समुद्री मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति था। वो कौन था? वास्को डी गामा। किस मार्ग से आया था? कैप ऑफ गुड मार्ग से। किसकी सहायता से आया था? अब्दुल मुनिक की सहायता से। कब आया था? 17 मई 1498 में। पहले कहाँ आया था? कालीकट के बंदरगाह पर। किसने स्वागत किया? जमोरियन ने इसका स्वागत किया। अगला पॉइंट, भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम। पहले कौन आया था बताइए? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया था? डच। उसके बाद ब्रिटिश। ब्रिटिश के बाद डेनिश। और डेनिश के बाद कौन आया था? फ्रांसीसी। याद रख लेना, PDEDF। और एक स्वीडिश भी आए थे, उनको नहीं पढ़ते हैं। 1503 में कोचीन कोल्लम में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। याद कर लेना, प्रथम फैक्ट्री कहाँ? कोचीन में। याद रखिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला भारत में आने वाला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। यह भारत में आने वाला प्रथम गवर्नर था। इसने 1509 में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीपों पर कब्जा कर लिया। इसने क्या चलाया? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्यों चलाई थी? क्योंकि ये पानी पर नियंत्रण कर लिया इसने पूरा, है ना। जितना भी व्यापार होता था समुद्र के जरिए वो पूरा इन्होंने कवर कर लिया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरा, सेना में भारतीयों की भर्ती की। भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया और सती प्रथा पर रोक लगाई और बीजापुर में आदिल शाह से गोवा को जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण किया। फारस की खाड़ी पर हरमुज का अधिकार किया। सबसे पहले किसको जीता? गोवा को, उसके बाद मलक्का को, उसके बाद हरमुज को। ठीक है, इसने गोवा के राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप में उभारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीनो डी कुना जो थे वो भारत आने वाले जो नीनो डी कुना थे, उन्होंने क्या क्या किया? गोवा को पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। इन्होंने सेंतोमी, मद्रास, हुगली, बंगाल तीन में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए थे। बंगाल के जो शासक थे उनका नाम क्या था? मसूद शाह द्वारा पुर्तगालियों के चटगांव और सतगांव में व्यापारिक कंपनियों को क्या किया? खोलने की अनुमति दी गई। अगला, अकबर की अनुमति से हुगली में कंपनी की स्थापना। शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकारों से हुगली को छीना। भारतीय स्त्रियों से विवाह का धर्मांतरण। तो इन्होंने क्या किया? पतन का कारण, सबसे पतन का कारण मैंने बताया था, स्त्रियों से विवाह किया और धर्मांतरण करने का काम किया। और व्यापारिक प्रशासन में क्या थी? अकुशलता थी, रिश्वतखोरी थी। दोनों में पॉइंट आपको सेम मिलेंगे। डचों का भारत में प्रवेश, सैन्य चुनौती। कार्टर आर्मेडा काफिला, यह समुद्री व्यापार नियंत्रण करने का एक क्या थी बच्चों? नीति थी। और अगले चलते हैं, पुर्तगालियों के भारत को देन क्या क्या थी? इन्होंने सबसे पहले जापान से व्यापार हमको कराया, प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, तंबाकू का उत्पादन इन्होंने किया, गौतिक स्थापित इन्होंने किया, बादाम, काजू, फल, बहुत सारे फ्रूट लेकर कौन आ गए? पुर्तगाली। चलिए उसके बाद कौन आ गए भारत में? डच। पुर्तगालियों के बाद भारत आए। ये नीदरलैंड में हॉलैंड के निवासी थे। इनकी कंपनी का नाम क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? 1605 ईस्वी में। कहाँ पे की थी? मछलीपट्टनम में। डचों का भारत में प्रथम दल कहाँ, किसके उसमें आया था नेतृत्व में? कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया था। हाउस नहीं है वो, हाउटमैन है। चलिए, बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? पिपली में की थी। प्रथम देखिए यहाँ पर कहाँ पे की थी? मछलीपट्टनम में। दूसरा पंतोपोली में और तीसरा पुलिकट में। पुलिकट को पहले यहाँ पे क्या बनाया? मुख्यालय। उसके बाद किसको बनाया? नागपट्टनम को। याद रखिए इस बात को। अगला, 2 कोर्ट बनवाए थे। गुस्तावुस फोर्ट 1653 में, और उसके बाद मैंने फोर्ट विलियम बताया था आपको
63 में। पहला कितना था 1653 और ये 1663। देखो दोनों में लास्ट में 3 है, याद रख लेना। अगला, मुगल बादशाह औरंगजेब ने 3.5% पर डचों को क्या दे दिया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा को व्यापार का अधिकार भी सभी को किसको दे दिया? डचों को। भारत में डचों के आने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। सूती वस्त्र उद्योग पूछ लिया था कौन लेकर आया, तो डच लेकर आए थे। ठीक है, अगला हम चलते हैं डचों के पतन का कारण। दो तो प्रमुख जो कारण थे, ये दोनों कॉमन थे उसमें कि भाई इनमें अकुशलता थी। दूसरा क्या था? कंपनी का सीधा नियंत्रण था। और यहाँ पर इंडोनेशिया में उनका जो ध्यान था वो इंडोनेशिया में थे, तो इसलिए यहाँ पर वो ज़्यादा टाइम तक टिके नहीं। और एक युद्ध हुआ किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में 1759 में, जिसको क्या बोला गया? बेडरा बंगाल का युद्ध। अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया, उसके बाद इनकी शक्ति यहाँ से समाप्त हो गई। तो देखिए यहाँ पर ये समाप्त होता है। मैं आपको बता दूं, मैंने बीच बीच में रिपीट भी किया है, फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं। आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में बनेगा। लेकिन कहानियों वाले टीचर पे मत जाइए, जितनी कहानी सुनोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या मतलब है उसका? तो हम अब आपसे अलविदा लेते हैं। ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। आगे हिस्ट्री का लेक्चर लाता रहूंगा आपके लिए। अगर आपको लगता है कि किसी और सब्जेक्ट को उठाया जाए जो आपका वीक सब्जेक्ट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आप इस सब्जेक्ट पर लेकर आइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिन लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। इस भारत के कोने कोने तक ये वीडियो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।